तो अगर अच्छा सर्किट ब्रेकर है दोस्तों, एकदम मस्त है ना, एकदम बेस्ट अच्छा कंपनी का है ब्रेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है, तो एकदम करंट को बहुत प्रॉपर तरीके से उसको इंटरप्ट करेगा, यानी उसका मैकेनिज्म बहुत अच्छा रहेगा, एकदम बहुत अच्छा तरीके से करंट को इंटरप्ट करेगा, ब्रेक आर्क को बुझाएगा और सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा था उसको एकदम अच्छा से बाधित करके करंट का वैल्यू को एकदम जीरो में पहुंचा देगा। कि सर्किट ब्रेकर कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट्स, जो क्या जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, और नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में तो ये क्या होते हैं, रिमेन्स क्लोज, यानी सटे हुए। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में क्या सटा रहेगा तब ना करंट यहां से वहां तक फ्लो होगा। सर लीजिए, ये समझ में आ गया ना, आर्क वोल्टेज क्या आता है। जब कॉन्टैक्ट अलग हुआ, आर्क बना, तो आर्क बनने के दौरान कितना वोल्टेज वहां पर दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में कितना वोल्टेज है, बस उसी को आर्क वोल्टेज बोलते हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रुपेश परमार और आप सभी का हमारे अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन सब्जेक्ट में। दोस्तों आज हम लोग लेकर के आ चुके हैं सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों आज हम लोग समझने वाले सर्किट ब्रेकर के बारे में कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है, कैसे मिलकर बना होता है, यानी उसके अंदर में क्या क्या पार्ट्स है, और सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है, उसका वर्किंग को हम लोग समझेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ सर्किट ब्रेकर का क्या क्या टाइप्स है, उसके क्लासिफिकेशन को भी समझेंगे, यानी कैसा कैसा सर्किट ब्रेकर होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और काफी ज्यादा मजेदार भी होने वाला है ना। तो आप वीडियो में एकदम शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं, है ना, जैसा कि हमारा नियम है कि आपको एकदम कॉपी कलम लेकर के बैठना है और नोट्स बनाते चलना है। तो सबसे पहले आप लोग अगर कल का देखिए, इससे पहले मैंने आपको फ्यूज क्या होता है, फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं, फ्यूज के डिजायरेबल फीचर्स, फ्यूज के कैरेक्टरिस्टिक्स, वो वाला ग्राफ है ना, जिसमें फॉल्ट करंट और टाइम का ग्राफ, वो सारा कुछ मैंने बताया था। फिर मैंने आपको ये बताया, क्या कहते हैं, कल का वीडियो में मैंने आपको बताया था फ्यूज का क्लासिफिकेशन, यानी टाइप्स मैंने बताया था, लो वोल्टेज फ्यूज, हाई वोल्टेज फ्यूज, सेमी इनक्लोज्ड वेरिएबल फ्यूज, एचआरसी फ्यूज, सब कुछ मैंने बताया था। अगर आप नहीं देखे तो पहले तो वो सब वीडियो जा करके देख लीजिए, उसका नोट्स लिख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, है ना, क्योंकि नोट्स इधर उधर से लिखना सही बात नहीं ना रहेगा, एकदम कॉपी में सीरियल वाइज रहेगा तो बढ़िया रहता है। बात तो सही है ना, ताकि एग्जाम में रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग अगर वो सारा वीडियो देख चुके हैं तो सर्किट ब्रेकर लिख करके हेडिंग डाल दीजिए, है ना। नेक्स्ट में सर्किट ब्रेकर क्या होता है, तो दोस्तों एकदम सिंपल सा शब्दों में कहा है सर्किट ब्रेकर का हमको जरूरत क्यों पड़ा। तो जहां पर हाई वोल्टेज में मेरा फ्यूज काम नहीं आता था, कितना वोल्टेज, 11,000 वोल्टेज से ज्यादा, तो वहां पर फ्यूज काम नहीं आता था। 11,000 वोल्टेज तक फ्यूज मेरा अच्छा तरीके से काम करता, उससे ज्यादा जैसे वोल्टेज बढ़ गया, हाई वोल्टेज लाइन में फ्यूज से काम नहीं होता है, सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ता है। क्योंकि उसका बहुत सारा डिसएडवांटेज था दोस्तों, फ्यूज का बहुत सारा डिसएडवांटेज था कि वो आर्क को बुझा तो पाता था, ठीक है, 50 फ्यूज आर्क को बुझा पाता था, लेकिन उसमें बहुत सारा और भी दिक्कत है दोस्तों, है ना, कि वो उतना ज्यादा हाई वोल्टेज को मैंने ये नहीं, पहला बात तो वो हाई वोल्टेज के लिए बना ही नहीं है ना। तो हाई वोल्टेज के लिए क्या लाना पड़ेगा, आपका सर्किट ब्रेकर लाना पड़ेगा, जो क्या कर सकता है दोस्तों, इसमें सब कुछ फैसिलिटी है, इसमें आर्क को बुझाने का भी फैसिलिटी हम लोग रख सकते हैं, बहुत सारा टाइप्स अभी देखेंगे, है ना, जिसमें आर्क को भी बुझाया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। सर्किट को ऑटोमेटिक, देखिए फ्यूज में क्या आता था, फ्यूज अपने आप टूट जाता था, फिर उसको रिवायर करना पड़ता था बार बार, दिक्कत है ना। और फिर जहां पर फ्यूज उड़ा है वहां जाके देखना पड़ेगा, वहां जाके रिवायर करना होगा। सर्किट ब्रेकर में ये प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार इसको ऑटोमेटिकली, ये पहला बात ऑटोमेटिकली ऑपरेट भी हो जाएगा और ये अपने आप फिर ठीक भी हो जाएगा। आप इसको मैनुअली भी ठीक कर सकते, मतलब चालू कर सकते हैं, या फिर आप वहां पर रिमोट से भी आप, मतलब दूर से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते, मतलब ऑन कर सकते, ये इसमें फायदा है ना। तो सर्किट ब्रेकर आखिर कहेंगे किसको, तो इसका एक अच्छा खासा डिफिनेशन होना चाहिए। तो सर्किट ब्रेकर दोस्तों एक ऐसा डिवाइस होता है, या फिर आप इसको इक्विपमेंट बोल सकते हैं, जो पावर सप्लाई को, है ना, पावर सप्लाई को क्या कर सकता है, मेक भी कर सकता है, यानी बना भी सकता है और ब्रेक भी कर सकता है, मतलब समय आने पर उसको तोड़ भी सकता है। हाँ, मेरा सर्किट जो है उसको तोड़ भी कर सकता है ना, मतलब सर्किट को नहीं, तार को ही तोड़ने दे, मतलब उसके अंदर में एक मैकेनिज्म होता है, ट्रिपिंग मैकेनिज्म, उसको ट्रिप कर देगा, मतलब सर्किट ओपन हो जाएगा, तो ये भी कर सकता है ना। और तो ये आपका नॉर्मल कंडीशन में भी कर सकता है, और अगर फॉल्ट कंडीशन हुआ, मतलब अचानक से हाई करंट आ गया, तो उसमें भी मेरा सर्किट ब्रेकर आराम से काम कर जाएगा। तो जो मैंने अभी तक बताया, अगर थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आया तो एकदम सिंपल शब्दों में लिखूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग भी लिखते चलिएगा, सर्किट ब्रेकर क्या होता है, एक डिफिनेशन लिख रहे हैं, है ना। तो सर्किट ब्रेकर, इसको सीबी बोलते हैं, है ना, शॉर्ट में सीबी, सर्किट ब्रेकर, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, सीबी। सर्किट ब्रेकर इज अ डिवाइस, क्या, एकदम सरल शब्दों में, डिवाइस और इक्विपमेंट, कोई इक्विपमेंट है ना, which can make and break power supply
एट नॉर्मल एज वेल एज एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अब आप लोग खुद पढ़कर समझ लीजिए इसको। सर्किट ब्रेकर एक ऐसा डिवाइस है जो पावर सप्लाई को, जो पावर सप्लाई जा रही है उसको वो बना भी सकता है, मतलब ऑन भी कर सकता है, और सर्किट को वो ब्रेक भी कर सकता है, यानी पावर सप्लाई को बंद भी कर सकता है। नॉर्मल कंडीशन पर मान लेते हैं हमको कोई मेंटेनेंस उधर काम करना है, या फिर कुछ मैंने ऐसे देख रेख करना है ना, कुछ जोड़ना, एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना है वहां पर, तो हम नॉर्मल कंडीशन पर सर्किट ब्रेकर को बंद कर देंगे, है ना। या फिर बंद करने के बाद जब सब कुछ सुधार हो गया है ना, तब उसको फिर चालू भी करना है ना, तो हम ये नॉर्मल कंडीशन पर भी ये सर्किट ब्रेकर मेक कर सकता है पावर सप्लाई को और ब्रेक कर सकता है। या फिर मान लेते कोई फॉल्ट हो गया, कोई एब नॉर्मल कंडीशन हो गई, जैसे हाई करंट आ गया, है ना, तो उस समय ये ऑटोमेटिकली सर्किट को ट्रिप कर देगा, हमको जाकर के इसको मैंने बंद करने का जरूरत नहीं है, ये अपने बंद कर देगा, पावर सप्लाई को अपने बंद कर देगा। ये बड़ी अच्छा है ना। फ्यूज में ऐसा नहीं होता था, है ना, फ्यूज में अपने आप तो हो जाता था, लेकिन उसको फिर हम लोग मैनुअली जाकर के उसका तार को चेंज करना पड़ता था, या फिर एक बार जैसे 80 फ्यूज में एक बार यूज कर लिए फिर उसको फेंक देना पड़ता था। जबकि सर्किट ब्रेकर में ऐसा नहीं, आप एक बार खाली अच्छा कंपनी का लगा दीजिए, काम खत्म, एकदम 5 साल 6 साल तक तो एकदम मैंने सोचना ही नहीं है, खाली समय समय पर थोड़ा मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो ये हो गया दोस्तों सर्किट ब्रेकर का डिफिनेशन, बहुत आसान शब्दों में। अब ये जो सर्किट ब्रेकर है दोस्तों ध्यान से देखिए, है ना, ये सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर कैन, सर्किट ब्रेकर कर क्या क्या सकता है। तो पहला है, मतलब एकदम अच्छा खासा डिफिनेशन लिखना तो बड़ा चौड़ा लिखना पड़ेगा। तो देखिए ये कब कब मेक करेगा, यानी सर्किट को मेक और ब्रेक करेगा, और कब कब ये माने जोड़ेगा कब तोड़ेगा, ये समझिए। तो सर्किट ब्रेकर कैन मेक और ब्रेक सर्किट आइदर मैनुअली और बाय रिमोट ऑपरेशन, है ना, सर्किट मैनुअली और बाय रिमोट ऑपरेशन एट या अंडर नॉर्मल कंडीशन, एकदम नॉर्मल कंडीशन में ये सर्किट को हो सकता है, आप जोड़ने का काम हो तो जोड़ भी सकता है, तोड़ने का काम हो तो तोड़ भी सकता है मैनुअली, है ना। आप मैनुअली भी आप वहां पर कभी मेंटेनेंस काम करना है तो आप सर्किट ब्रेकर को गिरा दीजिए, माने ऑफ कर दीजिए, है ना, ट्रिप कर दीजिए, उसके बाद आप उधर काम कीजिए, है ना। या फिर जब काम हो गया तो अब आप इसको मैनुअली ऑन कर दीजिए, या फिर ये आप इसको रिमोट यानी दूर से भी कंट्रोल कर सकते हैं, दूर से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, वहां सब स्टेशन में बैठे बैठे कंप्यूटर से भी ये सब कुछ कर सकते हैं, है ना। दूसरा, सर्किट ब्रेकर कैन ब्रेक सर्किट है ना, ब्रेक कर देगा सर्किट को ऑटोमेटिकली एट फॉल्ट कंडीशन। अब मान लेते फॉल्ट कंडीशन हुआ सर्किट में, है ना, पावर सप्लाई सर्किट में मान लेते फॉल्ट कंडीशन, मतलब कि यार सर्किट आप ये सर्किट ब्रेकर तो क्या आपसे पूछ कर बोलेगा, पूछ कर काम करेगा कि मेरा मालिक सुनिए सर्किट में माने ये जो तार है उसमें हाई करंट आ रहा है, फॉल्ट आ गया, तो अब क्या मैं आपकी इजाजत लेकर के सर्किट को ट्रिप कर सकता हूं? तो ये आपसे क्या पूछेगा? नहीं, ये ऑटोमेटिकली ट्रिप कर देगा। ये इसमें फायदा है ना। हमको माने कोई टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है कि कब सर्किट ब्रेक होगा, कब ये होगा। जब भी हाई फॉल्ट आएगा, ये माने हाई करंट आएगा, माने कोई भी फॉल्ट हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर हैवी करंट आया, है ना, ओवरलोड हुआ, तो ये अपने सर्किट को ट्रिप कर देगा, है ना, ब्रेक कर देगा। दूसरा है माने तीसरा है सर्किट ब्रेकर कैन, अब मान लेते ट्रिप करने के बाद सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, फिर मेक भी तो करना है, सर्किट को जोड़ना भी तो है ना, मेक सर्किट। तो या तो आप आइदर मैनुअली आप जा करके वहां पर कर सकते हैं, मैनुअली, है ना, और बाय रिमोट आप दूर से भी इसको मेक यानी बना सकते, सर्किट को जोड़ सकते, है ना, अंडर लोड कंडीशन। ठीक है, लोड कंडीशन पर ये सब आप ये सर्किट ब्रेकर में ये सब होता है। तो ये सर्किट ब्रेकर के बारे में हो गया दोस्तों। सर्किट ब्रेकर क्या एक डिवाइस है जो सर्किट को, मात्र इसका एक ही को काम है, सर्किट को तोड़ना और जोड़ना, बस। अब अलग अलग कंडीशन, हर कंडीशन पर ये वाला काम कर सकता है, कोई भी कंडीशन,
किसी तरीके का फॉल्ट हो, सर्किट ब्रेकर काम कर जाएगा, है ना। एकदम अच्छा रेटिंग का सर्किट ब्रेकर लगा देना है, तो सर्किट ब्रेकर क्या कर देगा, नॉर्मल कंडीशन हो चाहे एबनॉर्मल कंडीशन, अपना ये काम कर लेगा। ये क्या क्या कर सकता है, सर्किट को जोड़ सकता है, सर्किट को तोड़ सकता है, मैनुअली भी तोड़ सकता है, मैनुअली भी जोड़ सकता है, या फिर आप दूर से भी इसको कंट्रोल कर करके आप इसको तोड़ या फिर जोड़ सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में अगर मेंटेनेंस कुछ करना है तो, है ना, लोड की तरफ कुछ मेंटेनेंस करना है, और ये सर्किट को ऑटोमेटिकली भी ब्रेक कर देगा तब अगर कोई फॉल्ट होगा तो, और ये सर्किट को फिर ऑटोमेटिकली भी जोड़ देगा, या फिर आप मैनुअली भी जाकर के वहां पर जोड़ सकते हैं, है ना, मैनुअली भी जाकर के ऑन कर सकते हैं सर्किट ब्रेकर को। जैसे सर्किट ब्रेकर तो बहुत होता है, एमसीबी है, ये भी तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। तो एमसीबी देखते हैं ना, घर वाला जो एमसीबी वो गिर जाता है तो हम लोग जाकर के जब देखते फॉल्ट अभी करंट खत्म हो गया तो जाकर के ऑन कर देते, तो मैनुअली भी जाकर के ऑन कर सकते, या फिर जैसे सब स्टेशन में उतना दूर दूर लगभग 10 किलोमीटर में सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, तो वहां जाकर के ऑन करना पॉसिबल नहीं है, तो सब स्टेशन में बैठे बैठे वो उस सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कर सकता है ना, ऑन कर सकता है। तो ये हो गया दोस्तों सर्किट ब्रेकर के बारे में एक छोटा सा डिटेल नोट्स हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं सर्किट ब्रेकर कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, किस आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ क्या क्या। तो इसको मैंने क्लासिफाई करने के कई तरीके, कई वेज है, तो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। पहले इतना नहीं लिखे तो लिख लीजिए, है ना, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब दोस्तों हेडिंग डाल दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर। ये सब मैं आपको सिलेबस के आधार पर बता रहा हूँ, जो आपके 2025 में जो सिलेबस आया ना उसके आधार पर ये सारा कुछ बता रहा हूँ। तो सर्किट ब्रेकर के क्लासिफिकेशन को जानना है, सर्किट ब्रेकर का क्लासिफिकेशन। तो देखिए सर्किट ब्रेकर जो होता है ना वो गिना चुना सर्किट ब्रेकर ही है, लेकिन इसका क्लासिफिकेशन करने का तरीका अलग अलग है। जैसे मान लेते हैं बहुत स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, है ना, बहुत स्टूडेंट, तो हम जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, हम उन सभी स्टूडेंट्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो हम ये मान लेते 50 को बच्चा देख रहा है वीडियो, तो 50 को बच्चा का ही मेरे पास डाटा है, मैंने 85 को बच्चा मेरे पास है, 50 को बच्चा को हम किस प्रकार से क्लासिफाई करेंगे। तो हम एक आधार तो ये हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, कि किस एरिया पर वे रहते हैं, है ना, लोकेशन, है ना, कोई बोकारो में रहते, कोई गिरिडीह में रहते, तो इस आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ये हो गया एड्रेस। दूसरा तो जितना 50 को बच्चा उसी को क्लासिफाई करेंगे। फिर हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ आपका ये भी हो सकता है, क्या करेंगे उसको, ऑन द बेसिस ऑफ आपका कॉलेज, है ना, किस कॉलेज पर आप पढ़ते हैं, किस कॉलेज में आप पढ़ते हैं। कोई पढ़ता है आपका जीपी धनबाद में, कोई पढ़ता है, कोई पढ़ता है जीपी बोकारो में पढ़ता है, कोई पढ़ता है जीपी आदित्यपुर में पढ़ता है, कोई दुमका कोडरमा ये सब में पढ़ता है ना, पढ़ता है। तो जो 50 को बच्चा उसी को हम अलग अलग तरीका से क्लासिफाई कर रहे हैं, है ना। उसी तरीके से सर्किट ब्रेकर है, उसको भी जो गिना चुना मेरा पास सर्किट ब्रेकर ही है, लेकिन उसको हम क्लासिफाई अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो सबसे ये जो क्लास देखिए, तो हम क्या लिखेंगे, आप लोग भी लिखिए क्लासी सर्किट ब्रेकर। देयर आर मेनी वेज, देयर आर, दो लाइन थोड़ा लिखते हैं, देयर आर फिर समझाते, मेनी वेज थ्रू विच सर्किट ब्रेकर कैन बी क्लासिफाइड, तो देखिए पहला जो हम तरीका है जिससे हम क्लासिफाई करेंगे, पहला ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई वोल्टेज। क्या है ये आपका सिलेबस में लिखा हुआ है ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई वोल्टेज कॉमा इट कैन बी ऑफ, मतलब सर्किट ब्रेकर कैन बी ऑफ टू टाइप। सर्किट ब्रेकर दो टाइप्स के होते हैं सप्लाई वोल्टेज के आधार पर। पहला जो टाइप है दोस्तों वो है आपका लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, लो वोल्टेज सीबी। इसमें देखिए क्या होता है, तो लो वोल्टेज और दूसरा हाई वोल्टेज, दूसरा क्या है हाई वोल्टेज सीबी, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। तो हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर और लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, एलवीसीबी एचवीसीबी, है ना। तो लो वोल्टेज कहने का मतलब क्या है, कितना वोल्टेज। तो लो वोल्टेज कहने का मतलब है अप टू 600 वोल्ट, 600 वोल्ट तक, 600 वोल्ट तक और 600 वोल्ट से कम, इतना वोल्ट तक है, इतना वोल्टेज तक है, तो वहां पर हम इस सर्किट ब्रेकर को लगा सकते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका एमसीबी जो घर में होता है। घर में तो 600 वोल्ट से कम ही होता है ना, कितना होता है 240 वोल्ट होता है, 230 वोल्ट होता है ना। तो घर में लगा सकते हैं, घर में क्या हो सकता है एमसीबी हो सकता है
आप ELC भी लगा सकते हैं, आप लीकेज सर्किट ब्रेकर, आप MCC भी लगा सकते हैं, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, सब कुछ। देखिए ये सब खाली आप नाम जानकर कर रख लीजिए, आगे हम लोग सबका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी जानेंगे, है ना। सब कुछ आपको पढ़ने बोला, आपको घबराना नहीं, सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे है ना, आगे के यूनिट्स में। तो दिस सर्किट ब्रेकर आप लोग भी लिखिए, दिस सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड एट लो वोल्टेज generally low voltage up to 600 वोल्ट, है ना, 600 वोल्ट तक। और इसमें क्या आ जाएगा, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि इसमें क्या क्या एग्जांपल हो जाएगा, इसमें कौन कौन सा सर्किट ब्रेकर आ जाएगा, जैसे हो जाएगा आपका MCB हो जाएगा, कॉमा MCCB हो जाएगा, कॉमा ELCB हो जाएगा, ETC, है ना। तो दिस सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड एट लो वोल्टेज, जनरली कितना, 600 वोल्ट। एग्जांपल MCB, ELCB, MCCB, ये सब हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। तो हाई वोल्टेज नाम से ही पता चला, इसका यूज करेंगे हाई वोल्टेज में, है ना। तो हाई वोल्टेज में जैसे 11,000 वोल्ट से ज्यादा, है ना। तो दिस सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड एट हाई वोल्टेज, अब इसमें कौन कौन सा सर्किट ब्रेकर हो जाएगा नाम, जैसे लाइक, तो जैसे देखिए दोस्तों, ये आप लोग नया नया सुन रहे हैं, लेकिन ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में आगे के यूनिट्स में पढ़ेंगे। पहला है आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर, दूसरा है आपका SF6 सर्किट ब्रेकर, SF6 जिसका फुल फॉर्म होता है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर, कॉमा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ETC। तो ये सब जो मैंने लिखवाया दोस्तों, है ना, तो ये हो जाएगा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, है ना। ये सब हाई वोल्टेज में काम आता है, ये लो वोल्टेज में ये जो घर में है MCB, ELCB, यही सबसे काम चल जाएगा। लेकिन हाई वोल्टेज में जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह ना, तो वहां पर सबसे अच्छा लगाया जाता है आपका SF6 सर्किट ब्रेकर, लेकिन उसमें SF6 सल्फर गैस का मांग मैंने क्या बोलेंगे, प्राइस ज्यादा है ना, तो कॉस्ट हाईली कॉस्टली है, तो इसका यूज नहीं किया जाता। ऑयल सर्किट ब्रेकर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, यही दो का। तो ये हो गया दोस्तों मेरा लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। ये तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई वोल्टेज, अब दूसरा दोस्तों क्या लिखा है, मेनी वेज, बहुत सारा तरीका है। तो हम लोग कम से कम 2 तरीका जान लेते हैं। ये आप लोग माने तो एग्जाम में आया तो आपको इतना ही लिखना पड़ेगा, है ना, इतना ही लिखना, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई वोल्टेज। अब दोस्तों एक और है ऑन द बेसिस ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन मेथड, मतलब जो आर्क बुझा रहा है, यानी जो चिंगारी जो उत्पन्न होता है जब 2 कॉन्टैक्ट अलग होता है, तो जो चिंगारी उत्पन्न होता है ना, तो उस चिंगारी को बुझाने का क्या क्या तरीका है, उसके आधार पर भी सर्किट ब्रेकर को क्लासिफाई किया गया है ना। तो पहले आप इतना नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा है दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन मेथड, it can be of following types, देखिए क्या क्या, पहला जो है, पहला है आपका जो 3 को वहां से लिए तो वही वाला यहां चिपका दीजिए, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सीबी लिख देते हैं, है ना, एयर ब्लास्ट सीबी। दूसरा है दोस्तों ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऑयल सीबी। तीसरा है दोस्तों, तीसरा है आपका जो वहां लिखे थे, क्या लिखे थे, SF6 सर्किट ब्रेकर, SF6 सीबी। और चौथा और लास्ट दोस्तों क्या, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सीबी, है ना, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसका भी कंस्ट्रक्शनल डायग्राम हम लोग इसका वर्किंग सब कुछ समझेंगे, है ना। आगे के यूनिट्स में आपको सब कुछ अच्छा से पढ़ने बोले, सब कुछ एकदम कंस्ट्रक्शनल डायग्राम पूरा फिगर के साथ। तो अभी केवल हम लोग ऊपर ऊपर से पढ़ ले रहे, बता दे रहे कि क्या क्या है आपका ओवरव्यू,
है ना। यही सब मान लेते एग्जाम में आ गया कि क्लासिफाई राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर, तो आपको ये सब को एक्सप्लेन नहीं करना है ना, खाली नाम लिख करके छोड़ देना है। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन, तो इसको पहले लिखिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ये सब तो हमने अभी तक क्या जाना, हमने देखा कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है, सर्किट ब्रेकर का क्या काम है, सर्किट ब्रेकर का कितना टाइप से। अब देखेंगे सर्किट ब्रेकर काम कैसे करता है। हाँ, यही तो मेन है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यानी प्रिंसिपल ऑफ सर्किट ब्रेकर ऑपरेशन, यानी सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है, उसका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, उसको जानेंगे, है ना। और उसको भी एकदम बढ़िया से लिख लेना, है ना, क्योंकि उसको आप बाद में पढ़िएगा ना तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो पहले इतना नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप हेडिंग डाल दीजिए दोस्तों, आपको प्रिंसिपल ऑफ सर्किट ब्रेकर ऑपरेशन, यानी प्रिंसिपल क्या है इसका, सर्किट ब्रेकर काम करने यानी कैसे काम करता है उसका प्रिंसिपल क्या है। बड़ी आसान से प्रिंसिपल, है ना। सर्किट ब्रेकर में देखिए दोस्तों, मेन जो चीज है इसमें दो चीज होता है, एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, एक मूविंग कॉन्टैक्ट, जिसको मिला करके हम लोग इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोड्स एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोड्स। क्लियर है, चलिए। तो इसमें दो कॉन्टैक्ट होता है ना, इस तरीके से देखिए, इधर में ये छाप देता हूं इसका डायग्राम और इधर इसका वर्किंग को बता दूंगा, है ना, ऑपरेशन को। तो इसमें देखिए दो कॉन्टैक्ट होता है, ये हो गया आपका फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, ये क्या है, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, और ये हो जाएगा दोस्तों मूविंग कॉन्टैक्ट, है ना। ये क्या हो जाएगा, मूविंग कॉन्टैक्ट। तो जब फॉल्ट होगा तो ये सर्किट का जो दोनों कॉन्टैक्ट वो अलग हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, सर्किट को ब्रेक करेगा। तो ये क्या करेगा दोस्तों, सर्किट ब्रेकर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, है ना, एक दूसरे का कॉन्टैक्ट को छोड़ देगा। तो अभी ये एकदम इस तरीके से मिला हुआ है और करंट यहां से यहां जा रहा है ना, इधर से एकदम करंट पास हो रहा है, लेकिन जैसे फॉल्ट हुआ तो ये अलग हो जाएगा, दोनों कॉन्टैक्ट अलग हो जाएगा, यानी दोनों कॉन्टैक्ट क्या कर दिया, अपने आप को ब्रेक कर दिया, तो इस तरीके से बन जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो जैसे जैसे दोस्तों अलग होता है तो इसमें चिंगारी उत्पन्न होता है ना, जैसे जैसे अलग होता है वैसे वैसे चिंगारी भी उत्पन्न होता है। तो यहां इस तरीके से चिंगारी दिखा देते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, ये मूविंग कॉन्टैक्ट, और यहां पर यहां क्या हुआ है दोस्तों, आयोनाइज्ड मीडियम, ये आयोनाइज्ड मीडियम, है ना। और ये है दोस्तों, ये अंदर में, ये माने देखिए यहां पर कहा क्या जा रहा है, मतलब सर्किट ब्रेकर अलग होता है तो हवा में ही अलग होता है ना, वो कुछ किसी तेल वगैरह के अंदर में नहीं ना, हवा में। तो ये क्या है, इसका मीडियम है, हवा है। तो ये दोस्तों जब अलग होता है और हेवी करंट पास हो रहा है, हाई लोड, है ना, इसको हेवी लोड में लगाया जाता है, हाई वोल्टेज में, सॉरी हेवी लोड बोल रहे हैं, हाई वोल्टेज में जब लगाते हैं तो जैसे जैसे दोस्तों अलग हो रहा है तो करंट का मात्रा कम हो रहा है ना, लेकिन वोल्टेज अभी भी बनाए हुए, वोल्टेज अभी भी उतना ही मजबूत है। तो वोल्टेज इतना मजबूत होने की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा था इधर से उधर, तो वो हवा में पार होने लगेगा, हवा में, यानी हवा का पार्टिकल को कंडक्टिंग बना देगा, हवा का पार्टिकल को आयोनाइज कर देगा, और ये हवा से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे। जिस तरीके से मैंने आपको कोरोना इफेक्ट में पढ़ाया था, सेम टू सेम वैसा ही। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था वो क्या हो जाएगा, यहां से इधर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था वो क्या हो जाएगा, अब हवा में पार होने लगेगा, हवा से फ्लो करके इसके अंदर से फ्लो होगा, हवा से निकल करके इसके अंदर में फ्लो होगा, यानी हवा का पार्टिकल को आयोनाइज कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, आयोनाइज मीडियम है ना। और यहाँ पर हमको क्या देना होगा, आर्क को बुझाने के लिए, ये क्या है, ये आर्क है, यहाँ पर चिंगारी उत्पन्न हुआ, तो आर्क को बुझाने के लिए हमको यहाँ क्या देना होगा, आर्क एक्सटिंक्शन मीडियम देना होगा, आर्क एक्सटिंक्शन मीडियम। यहां पर कुछ ऐसा हमको देना होगा, है ना, कुछ ऐसा यहां पर देना होगा जो आर्क को बुझा दे, जो क्या करे, आर्क को बुझा दे। तो आर्क एक्सटिंक्शन मीडियम यहां पर देना होगा। तो ये सब क्या होता है दोस्तों, अभी मैं आपको वर्किंग में समझा दूंगा सब कुछ, है ना। तो ये हो गया ये हो गया फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट, है ना। तो यहां पर दोस्तों ये हो गया, समझिए इसका वर्किंग को, समझिए इसका वर्किंग को समझिए, है ना। तो इसका वर्किंग में देखिए क्या होता है, तो सर्किट ब्रेकर, द सर्किट ब्रेकर कंसिस्ट्स ऑफ द, या सर्किट ब्रेकर, पहले आप लोग क्या कीजिए,
मैं सब कुछ लिखा करके एकदम शॉर्ट्स नोट्स लिखा करके लास्ट में एक बार पढ़ करके आपको समझा दूंगा, है ना, एकदम आसान भाषा में लिखूंगा, समझा दूंगा। तो आप लोग क्या कीजिए, समय बचाने के लिए साथ ही साथ आप लोग भी लिखते चलिए। तो अ सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर, आपको घबराने की जरूरत नहीं, एकदम आसान शब्दों में लिखेंगे, आपको खुद पढ़ करके समझ में आ जाएगा। consists of two contacts, consists of fixed and moving contacts, fixed and moving contacts which are known as क्या, इलेक्ट्रोड्स, फुल स्टॉप। ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में क्या हो जाएगा दोस्तों, दीज कॉन्टैक्ट्स remains close and make the circuit to flow of current, लेकिन at fault condition, जैसे फॉल्ट हुआ, these contacts या moving contact is separated, मूविंग कॉन्टैक्ट क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है ना, फॉल्ट कंडीशन में। अब क्या होगा दोस्तों, है ना, देखिए फॉल्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये मूविंग कॉन्टैक्ट क्या हो सकते हैं, ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट वो अलग हो सकता है, ये अलग हो जाता है। तो आप, और साथ ही साथ ऐसा अब मेंटेनेंस के दौरान भी हो सकता है। तो यहाँ पर फॉल्ट के साथ साथ एक और चीज लिख दीजिए, फॉल्ट और मेंटेनेंस, है ना, क्या लिखेंगे, फॉल्ट और मेंटेनेंस, एक थोड़ा मेंटेनेंस के दौरान भी, फॉल्ट और मेंटेनेंस, है ना, कॉमा मूविंग कॉन्टैक्ट इज सेपरेटेड। तो ये क्या हो गया, देखो फॉल्ट के दौरान भी या फिर मेंटेनेंस। अब दोस्तों ये मतलब मूविंग कॉन्टैक्ट अलग हो सकता है, ठीक है, अलग हो जाता है, लेकिन ये मूविंग कॉन्टैक्ट एक और दौरान अलग होता है, कब, अंडर नो फॉल्ट कंडीशन। तो क्या लिख रहे हैं कि एक बार समझा देंगे लास्ट में, आपको घबराना नहीं होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, when these contacts are separated under fault condition, comma arc is produced, आर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, समझा देंगे, आपको घबराना नहीं है। व्हेन दीज कॉन्टैक्ट्स आर सेपरेट, जब ये कॉन्टैक्ट अलग होता है तो आर्क प्रोड्यूस होता है ना, आर्क प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, दीज इलेक्ट्रॉन्स ionize the medium, ionize the air particles, which increases the conductivity of circuit breaker, conductivity of which will increases the conductivity of these electrons। देखिए मतलब उल्टा यहाँ पर काम हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर पूरा बात मैंने बताया नहीं, इलेक्ट्रॉन तो इधर से उधर जा रहा है, ठीक है, हवा से पार होकर के भी जा रहा है, ठीक है। तो जब हवा में ये हवा के पार्टिकल्स को आयोनाइज कर दे रहा है, मतलब उसको कंडक्टिंग बना दे रहा है, आयंस के फॉर्म में बना दे रहा है, आयंस के फॉर्म में बना दे रहा है। तो जितना ज्यादा आयन बन रहा है उतना तो इलेक्ट्रॉन का कंडक्टिविटी बढ़ रहा है कि वो हवा से और ज्यादा फ्लो हो सकता है, बिल्कुल।
तो वही लिखे कि क्या लिखे कि जब कॉन्टैक्ट सेपरेट होता है फॉल्ट कंडीशन में, है ना, अंडर द फॉल्ट कंडीशन, तो आर्क प्रोड्यूस होता है। चिंगारी मैंने क्या क्या कहा यहाँ पर, आर्क प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, तो ड्यू टू फ्लो ऑफ, क्यों आर्क क्यों प्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ पर दो चीजों के कारण, एक आयनाइज पार्टिकल्स की वजह से और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पर आर्क हुआ। कोई आपसे पूछेगा कि सर्किट ब्रेकर में चिंगारी क्यों उत्पन्न होता है, तो आपको बताना है आयनाइज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो देखिए आप शुरू से समझा देते हैं कि एक सर्किट ब्रेकर कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट्स, जो क्या जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, और नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में तो ये क्या होते हैं, रिमेन्स क्लोज, यानी सटे हुए। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में क्या सटा रहेगा तब ना करंट यहां से वहां तक फ्लो होगा सर्किट में। अच्छा, कॉन्टैक्ट्स एंड मेक द सर्किट, और सर्किट को मेक, या लगा हुआ मतलब मेक है, और अलग हो गया मैंने ब्रेक हो गया। अच्छा, है ना। फॉल्ट कंडीशन में क्या होता है, एट फॉल्ट, या फिर मान लेते हैं हमको मेंटेनेंस वगैरह करना है लोड की तरफ, तो मूविंग कॉन्टैक्ट्स को क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। तो अच्छा, ये तो मेंटेनेंस या फिर फॉल्ट हुआ। लेकिन अगर मान लेते हैं व्हेन द कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर आर सेपरेट, मान लेते हैं, है ना, अंडर फॉल्ट कंडीशन, अगर सही में कोई फॉल्ट हुआ, सर्किट शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर ओवर करंट हुआ, है ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो ये जो कॉन्टैक्ट है ये दोनों अलग हो जाएगा, है ना। और लेकिन जैसे जैसे अलग होगा वैसे वैसे चिंगारी बढ़ते जाएगा, है ना, चिंगारी बढ़ते जाएगा, और जब पूरा दूर अलग हो जाएगा, पूरा अलग हो जाएगा, तो चिंगारी खत्म हो जाएगा। तो चिंगारी क्यों उत्पन्न हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की वजह से। इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा था, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिया, यही इलेक्ट्रॉन से जो हवा के पार्टिकल्स को आयनाइज कर दिया, आयन बना दिया, है ना, और क्या कर दिया, अपने आप की कंडक्टिविटी को बढ़ा लिया। ले उल्टा ही हो गया, है ना। करंट एक जगह से दूसरे जगह जा रहा था, इस कॉन्टैक्ट से इस कॉन्टैक्ट में जा रहा था, और ये लेकिन हवा के माध्यम से चला, तो हवा का पार्टिकल्स को भी आयनाइज करके उसका मैंने क्या करते, उसको आयनाइज करते, जिस कारण से जो आयनाइज पार्टिकल्स था वो इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी को बढ़ा दिया, ले मैंने इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा फ्लो होने दे दिया। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर इसको आप लिख लिए होंगे, तो मैं मिटा देता हूं, थोड़ा सा 2-3 लाइन मिटाएंगे, ज्यादा नहीं, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होता है दोस्तों, है ना, तो क्या लिखेंगे, द प्रोडक्शन ऑफ आर्क, द प्रोडक्शन ऑफ आर्क is due to the ionized particles, the production of arc is mainly due to the मुख्य रूप से ड्यू टू द आयोनाइज पार्टिकल्स एंड mainly due to the flow of ionized particle, बढ़िया रहेगा, flow of ionized particle लिख दीजिए, हाँ, due to the flow of ionized particles and electrons, है ना, and electrons which can damage, जो क्या कर सकता है, which can damage the circuit breaker contacts, ब्रेकर्स पोस्टोपियस कॉन्टैक्ट, जो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट को डैमेज भी कर सकता है। हाँ, ये जो चिंगारी बना वो किस कारण से बना, मुख्य रूप से उस आयनाइज पार्टिकल की वजह से और उस इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो इधर से उधर गया, है ना, तो इलेक्ट्रॉन तो सभी गया, मतलब इलेक्ट्रॉन और आयनाइज पार्टिकल्स की वजह से हुआ। तो जो क्या कर सकता है, जैसे मान लेते ज्यादा करंट लीकेज होकर के जाने लगा, एयर पार्टिकल्स एयर से होकर के जाने लगा, तो मेरा ये दोनों जो कॉन्टैक्ट है उसमें आर्क बढ़ते जाएगा, चिंगारी बढ़ते जाएगा, चिंगारी को बुझने के अलावा क्या होगा, चिंगारी बुझना चाहिए, लेकिन बुझने की जगह यहाँ पर क्या हो रहा है, और चिंगारी बढ़ रहा है, जिससे ये दोनों कॉन्टैक्ट जो वो जल करके राख हो सकते हैं, है ना, डैमेज हो सकती है, ये भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद क्या, तो ये सब लिख लिए होंगे, है ना। उसके बाद क्या होगा, तो यहां पर क्या होना चाहिए दोस्तों, कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे क्या हो जाएगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से एयर पार्टिकल्स में मैंने इस फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से निकला, जैसे इलेक्ट्रॉन निकला, तो कुछ ऐसा मेरा पास तरीका होना चाहिए, कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो इस इलेक्ट्रॉन को इस हवा का पार्टिकल से आयोनाइज माने रिएक्शन ना करने दे, हाँ, इस हवा का पार्टिकल से रिएक्शन ना करने दे, जबकि क्या करे, वो जो इलेक्ट्रॉन जैसे निकला उसको उड़ा करके बहा दे, है ना, उड़ा करके यहां से निकाल दे, इस जगह से निकाल दे। तो अगर इस जगह से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ पर हवा का पार्टिकल्स को आयनाइज नहीं कर पाएगा, तो चिंगारी और ज्यादा नहीं बनेगा और धीरे धीरे चिंगारी बुझ जाएगा। हाँ, तो ये उपाय करना होगा, मतलब कैसे भी करके ये चार्ज पार्टिकल्स को रिमूव करना होगा। या तो आप इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल करके, माने जैसे इलेक्ट्रॉन निकला, है ना, तो इलेक्ट्रॉन को हटा दीजिए, या फिर जो यहाँ पर हवा का पार्टिकल्स में जो ऑक्सीजन का मात्रा, आप ऑक्सीजन को हटा दीजिए। हाँ, ये उपाय कर सकते हैं। तो देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म, देयर आर मस्ट बी some mechanism
which will remove the charged particles, ionized particles and or extinguishes the arc। बस खत्म हो गया दोस्तों, यही था आपका इसका ऑपरेशन। अब देखिए जो मैंने पहले इतना लिख लिया, स्क्रीनशॉट मारिए 1 2 3। अब देखिए अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, गौर से सुनिएगा, समरी है ना। तो सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन में प्रिंसिपल क्या बताया दोस्तों, इसमें मुख्य रूप से दो को कॉन्टैक्ट होता है, एगो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट। ये देखिए मेन लाइन से कनेक्ट है ना, मेन लाइन से इससे करंट जा रहा है ना, जो मेरा पावर सप्लाई से करंट जा रहा है मेन लाइन है। तो इसमें दो को कॉन्टैक्ट होता है, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट, दोनों को मिला करके इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। तो देखिए अगर आपको कोई फॉल्ट, तो ये मतलब नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में तो क्या होता है, दोनों जो कॉन्टैक्ट है वो क्लोज रहते हैं और सर्किट को बनाए हुए रखा ताकि करंट फ्लो कर सके, है ना, टू फ्लो ऑफ करंट, है ना। अच्छा, तो मान लेते कोई फॉल्ट या फिर मेंटेनेंस हमको करना है, ठीक है, मान ले कुछ माने सुधार वगैरह करना है, तो हम सर्किट ब्रेकर को क्या कर दिए, दोनों कॉन्टैक्ट्स को मूविंग ये तो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, ये तो अपना जगह में रहेगा, इसको अलग कर दिए। कब, व्हेन फॉल्ट या फिर एट फॉल्ट या फिर मेंटेनेंस, तो मूविंग कॉन्टैक्ट इज सेपरेट, मूविंग कॉन्टैक्ट को सेपरेट कर दिए। अच्छा, मान लेते फॉल्ट हो गया, तो तो क्या कहा जा रहा है कि व्हेन द मूविंग कॉन्टैक्ट्स आर या फिर व्हेन द कॉन्टैक्ट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर आर सेपरेटेड, जब सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट अलग होता है ना। तो देखिए ये अलग हो रहा है तो ठीक है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अलग होने के साथ साथ इसमें वो प्रॉब्लम है कि इसमें चिंगारी बनने लगता है, यही तो दिक्कत है। तो ये क्या होता है कि आर्क इज प्रोड्यूस्ड, आर्क बनने लगता है। अच्छा, आर्क जैसे जैसे बनने लगा, है ना, तो आर्क किस कारण से बना, तो यहां से इलेक्ट्रॉन का स्वभाव क्या है, इलेक्ट्रॉन जब ये बना हुआ है तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा था, इस तार में इधर से इधर जा रहा था। अब इसको हम जबरदस्ती अलग कर रहे, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी अलग होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन तो बोलेगा कि ना हम जिस तरह जा रहे थे उसी तरफ हम जाते रहेंगे, है ना, क्योंकि इसमें एक तरह से कौन सा ये रहता है, कौन सा एनर्जी रहता है, काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी रहता है कि ये चलते रहेगा, मैंने फिजिक्स का भी कुछ कॉन्सेप्ट घुसा सकते हैं इसमें, है ना, या फिर न्यूटन का जड़त्व का नियम, शाबाश, वो जिस अवस्था में उसी अवस्था में बना रहता, तो इलेक्ट्रॉन बना रहना चाहता है, इलेक्ट्रॉन गति में तो गति में ही रहना चाहता है, भले आप इसको कॉन्टैक्ट को थोड़ा सा अलग कर दीजिए, फिर भी इलेक्ट्रॉन हवा में छलांग मार करके चल जाएगा, लीकेज, है ना, हवा को छलांग मार करके। तो जैसे इस कॉन्टैक्ट से निकला, है ना, जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन तो निकला, हवा में गया, तो हवा का पार्टिकल को आयनाइज कर दिया, कंडक्टिंग बना दिया, तो वहां सब उससे भी इलेक्ट्रॉन जाने लगा। तो जैसे जैसे हवा का पार्टिकल्स कंडक्टिंग बनने लगा, तो ये क्या करते, इलेक्ट्रॉन का कंडक्टिविटी को बढ़ा दिया कि अब इलेक्ट्रॉन हवा से भी फ्लो हो सकता है, ठीक। अच्छा, तो ये जो तब फिर अब यहाँ पर क्या हुआ, दो गो की वजह से यहाँ पर जो चिंगारी है वो और ज्यादा बना रहा, दो माने ज्यादा देर तक, किसकी वजह से, एक तो इलेक्ट्रॉन की वजह से, दूसरा आयोनाइज पार्टिकल की वजह से, आर्क जो है वो बुझाने बल्कि और देर तक बना रहा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, तो अगर मान लेते चिंगारी बहुत देर तक रहेगा, बड़ा काफी गंभीर रूप में रहेगा, तो ये क्या कर सकता है, मेरा सर्किट ब्रेकर का दोनों कॉन्टैक्ट को डैमेज कर सकता है। तो ऐसा तो नहीं चाहिए हमको, तो हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर जो आयनाइज पार्टिकल था उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, है ना, रिमूव कर देंगे, ताकि मेरा जो यहाँ जो चिंगारी है, आर्क जो बना हुआ है वो बुझ सके, है ना। जैसे कॉन्टैक्ट अलग करेंगे तो मेरा चिंगारी बुझ जाना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देयर आर मस्ट बी सम मैकेनिज्म, कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए। क्या मैकेनिज्म होता है वो मैं आगे का वीडियो में आपको अच्छा से बता दूंगा, है ना, और अच्छा से हम लोग समझेंगे। तो सम मैकेनिज्म व्हिच विल रिमूव द आयनाइज्ड पार्टिकल्स एंड और एक्सटिंग्विशेस द आर्क, बस यही है इसका ऑपरेशन। तो आई होप कि आप लोग समझ गए हो, तू समझा, हाँ। तो इसमें हम लोग कोई सर्किट ब्रेकर का डायग्राम नहीं छापे, ये केवल आपको समझाने के लिए इसका इस तरीके से मैंने बताया कि इसमें फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट होता है, इस तरीके से मात्र उसका मेन चीज को छापा है। इसका पूरा डायग्राम दोस्तों हम लोग छापेंगे, माने आगे के वीडियोस में आपको बहुत अच्छा तरीके से सब कुछ बताएंगे। ऑयल सर्किट ब्रेकर बताएंगे आपको, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर बताएंगे आपको, एमसीबी, ईएलसीबी, सब कुछ डायग्राम छाप करके आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, है ना। और लेकिन सर्किट ब्रेकर का आप ये वाला डायग्राम माने ये सिंबल याद रख लीजिएगा, है ना। सर्किट ब्रेकर ऐसा होता है, कोई आपसे पूछ दे बताओ ये वाला किसका सिंबल है, तो आपको कैसे बताएंगे। तो ये जो सिंबल है दोस्तों, ना, ये वाला जो सिंबल है ये सर्किट ब्रेकर का सिंबल है, ये वाला सीबी सर्किट ब्रेकर का सिंबल है। तो आप इसको माने याद करके रख सकते हैं इस तरीके से कि ये वाला किसका सिंबल, ये सीबी सर्किट ब्रेकर का। यही दोस्तों देखिए यहाँ पर जो ये वाला और ये वाला है ना, यही वाला आपका फिक्स रहता है ना, ये दोनों क्या रहता है, फिक्स रहता है, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट,
कॉन्टैक्ट्स। और ये वाला जो है दोस्तों, ये वाला मूव करता है, ये वाला कभी ऊपर आता है कभी नीचे आता है। यदि ऊपर गया तो सर्किट क्लोज कर दिया, मतलब मेक बना दिया, है ना, करंट फ्लो होगा। ये मेन वायर है, मेन करंट आई, है ना। तो जैसे ये ऊपर गया, है ना, तो इसको ऊपर करने के ऊपर करने के लिए एगो प्लंगर रहता है ना, कॉइल, इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मैंने आगे के वीडियोस में समझेंगे। तो इसको जब आगे ऊपर खींच लिया तो इससे सट गया तो सर्किट कंप्लीट हो गया, है ना, तो करंट जाने लगेगा। अब जैसे नॉर्मल कंडीशन में ये नीचे गिरा हुआ रहता, तो माने कोई फॉल्ट हुआ तो गिरा देगा नीचे, है ना, तो सर्किट ब्रेकर को क्या कर देगा, ऑफ कर देगा, है ना, बंद कर देगा। तो इस तरीके से दोस्तों सर्किट ब्रेकर होता है। चलिए ये हो गया। अब दोस्तों मैं आपको बताता टर्मिनोलॉजीज, हाँ मेन चीज, ये सब तो सर्किट ब्रेकर के बारे में हुआ। सर्किट ब्रेकर का कुछ कुछ गुणों को जानते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को, कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। तो इसमें हम लोग टर्मिनोलॉजी जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ, काफी लगभग 8 9 10 गो आपको पॉइंट दिया, वो सब टर्म्स को समझेंगे। इस टर्म्स का खाली मतलब क्या, बस उसमें ज्यादा कुछ नहीं, खाली मतलब समझ के रखना कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। जिस तरीके से मैंने फ्यूज में बताया था, प्रोस्पेक्टिव करंट, कट ऑफ करंट, ब्रेकिंग कैपेसिटी, आपका आर्किंग टाइम, प्री आर्किंग टाइम, वही सब है ना, इसमें भी है। और कुछ कुछ इसमें एक्स्ट्रा भी है ना, जैसे क्या क्या एक्स्ट्रा, आपका फ्यूजिंग करंट रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर है, उसके बाद आपका माने वोल्टेज करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग हो गया, उसके बाद हो गया आपका क्या कहते हैं रिकवरी वोल्टेज हो गया, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज, बहुत सारा कुछ है ना। तो सब कुछ मैं बताता हूँ, पहले नहीं लिखे तो ये वाला लिख करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आप लोग अपना कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए दोस्तों, एक्सप्लेन द टर्मिनोलॉजीज, है ना, आपके सिलेबस में लिखा हुआ, आप लोग देखिएगा कम से कम 8 9 10 वो पॉइंट होगा, है ना। जैसे बहुत सारा, जिस तरह से हमने फ्यूज में देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, इंपॉर्टेंट टर्म्स, है ना, रिलेटेड टू फ्यूज उसी तरह सर्किट ब्रेकर में भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको इन लोग लिख दिया टर्मिनोलॉजीज, है ना। तो इसमें बहुत सारा टर्म्स है, जैसे होता है आपका पहला टर्म दिया हुआ आपका सिलेबस में करंट सर्किट ब्रेकर रेटिंग। तो सर्किट ब्रेकर रेटिंग क्या होता है। दूसरा आपका है आपका आर्क वोल्टेज, बड़ी इंपॉर्टेंट, आर्क वोल्टेज क्या होता है। फिर आर्किंग टाइम, प्री आर्किंग टाइम, ये सब है, टोटल ऑपरेटिंग टाइम, ये सब तो हमने फ्यूज में बात की। देखिए जो फ्यूज और सर्किट ब्रेकर में कॉमन टर्म्स है वो सब मैं आपको नहीं बताऊंगा ना, मैं आपको पहले बोल देता, क्योंकि वो जो फ्यूज में लिखा है ना वही वाला यहाँ पर भी डिटो छाप दिया आर्किंग। तो ये सब दोस्तों जो फ्यूज में है वही सब आपको डिटो छाप देना है, यहाँ पर एग्जाम में आएगा तो वही वाला छाप देना है, क्योंकि उसमें कोई फ्यूज या फिर सर्किट ब्रेकर वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया, टर्म से बस वही सब है ना एक्सप्लेन किया। हाँ इसमें क्या क्या नया है वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं 2 भागों में बांटाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी अभी ये इतना लॉन्ग हो गया, देखिए 1 घंटा लगभग हो गया होगा, 40 मिनट हो गया होगा, है ना। तो क्या क्या, क्योंकि टर्म्स लगभग 8 10 बार सबको एकदम अच्छा से मैं समझाऊंगा, है ना। ऐसे नहीं कि हाँ पढ़ करके बता दिए और समझा दिया, ऐसा नहीं, अच्छा से समझेंगे एकदम डायग्राम के साथ, है ना, उसका ग्राफ के साथ, है ना, कि कैसे फॉल्ट हुआ, कैसे करंट बढ़ा, कैसे वोल्टेज घट गया, मतलब सब कुछ, कैसे चेन आर्क हुआ, सब कुछ समझेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को मैं 2 भागों में बांटा। पार्ट 1 में 2-3 को मैं टर्मिनोलॉजीज यानी कुछ टर्म्स बता दूंगा, 2-3 को टर्म, है ना, और नेक्स्ट वीडियो में जितना टर्म्स बचा हुआ सब कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद उसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ईएल से भी शुरू करेंगे, अर्थ लिखे सर्किट ब्रेकर। तो देखिए सर्किट ब्रेकर रेटिंग, इसका कोई डिफिनेशन नहीं है ना। देखिए सर्किट ब्रेकर समझ में आ रहा है, सर्किट ब्रेकर रेटिंग, अब उसका क्या रेटिंग है, कितना दुकान के, हाँ भैया सर्किट ब्रेकर दीजिए, तो पूछेगा कितना रेटिंग का चाहिए, है ना, कितना एम्पियर, कितना वोल्टेज में लगाना है। तो आप लोग बोलिए ना कि 240 वोल्ट में लगाना है और 10 एम्पियर का सर्किट ब्रेकर चाहिए, बस दे देगा आपको, एमसीबी दे देगा निकाल करके, है ना। तो सर्किट ब्रेकर रेटिंग, तो इसमें मेन 2 होता है, एक वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग। तो इसका कुछ डिफरेंशन नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको नॉर्मल लिख देंगे। जैसे मान लेते हैं, जैसे एग्जांपल दिया 240 वोल्ट 10 एम्पियर, उसी तरीके से, है ना, उसी तरीके से यहाँ पर तो द इलेक्ट्रिकल पैरामीटर तो इट इज द इलेक्ट्रिकल पैरामीटर या फिर द इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, मतलब ऐसा इसका कोई डिफरेंशन नहीं होता, ऐसे बना करके लिख देते। अगर मान लेते एग्जाम में आएगा तो लिख देना है द इलेक्ट्रिकल पैरामीटर through which a circuit breaker can be categorized is known as सर्किट ब्रेकर रेटिंग, सर्किट ब्रेकर रेटिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल 600 वोल्ट 100 एम्पियर सर्किट ब्रेकर, बस, है ना, इट इज। दूसरा दोस्तों देखिए
दूसरा 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 है आपका आर्क टाइम, सॉरी आर्क वोल्टेज। आर्क वोल्टेज बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, समझिए, काम देगा। देखिए आर्क वोल्टेज क्या होता है, तो जब मूविंग कॉन्टैक्ट, देखिए ये है ना, ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है एफ सी, और ये है मूविंग कॉन्टैक्ट एम सी, है ना। तो जब ये मूविंग कॉन्टैक्ट सेपरेटेड, जब अलग हो रहा है एफ सी एम सी, जब तो यहां आर्क होता है ना, जब आर्किंग। तो जब, कहने का क्या मतलब कि जब फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट अलग होता है तो ये आर्क यहां पर बन रहा है ना। तो क्या हो रहा है, आर्क इज प्रोड्यूस्ड। तो वही जो मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स्ड कॉन्टैक्ट जो अलग हुआ तो आर्क बना, तो उस पीरियड में जब आर्क बना उस पीरियड में कितना वोल्टेज है, उसी को आर्क वोल्टेज बोलते हैं, है ना। जैसे अभी कॉन्टैक्ट अलग हुआ है नहीं, तो इसका कोई वोल्टेज हम लोग नहीं अभी देखेंगे। जब ये दोनों कॉन्टैक्ट अलग हो रहा है तो आर्क यानी चिंगारी भी बन रहा है। तो चिंगारी जब बन रहा है, जब चिंगारी बन रहा है उसी दौरान हम इसका वोल्टेज को देखेंगे कितना वोल्टेज है, उसी इसके अक्रॉस का वोल्टेज देखेंगे, इसके अक्रॉस का वोल्टेज देखेंगे, उसी वोल्टेज को क्या बोलेंगे दोस्तों, आर्क वोल्टेज बोलेंगे। तो इट इज द वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस द कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर ड्यूरिंग द, या फिर क्या बोलेंगे, इट इज द वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस द कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर, है ना। कब, ड्यूरिंग द आपका आर्किंग पीरियड, है ना, ड्यूरिंग द आर्किंग पीरियड के दौरान। तो ये हो गया इसका डिफिनेशन, है ना। तो जैसे जैसे कॉन्टैक्ट अलग होता है, अलग हो रहा है, धीरे धीरे अलग हो जाएगा, तो फिर सर्किट ओपन माने क्या, करंट खत्म, जीरो। तो जब करंट जीरो हो गया, एट करंट जीरो, जब करंट जीरो हो गया तो वोल्टेज दोस्तों क्या होना चाहिए, वोल्टेज तो अभी भी है, लेकिन वोल्टेज एक क्षण क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, राइजेस रैपिडली, तुरंत बढ़ जाएगा, है ना, तुरंत बढ़ जाएगा। और क्या हो जाएगा फिर तुरंत बढ़ जाएगा, और माने एक पीक वैल्यू तक बढ़ जाएगा। माने जैसे जैसे कॉन्टैक्ट अलग हो रहा है ना, तो ओपन सर्किट माने करंट तो जीरो हो जाना चाहिए। हाँ, तो जब करंट जीरो हो गया तब जो वोल्टेज है वो तो अभी भी बना हुआ है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, अचानक से बढ़ेगा अपना पीक वैल्यू तक, राइजेस रैपिडली टू अप टू, या फिर राइजेस रैपिडली टू पीक वैल्यू। बस यही है इसका पीक वोल्टेज, माने आर्क वोल्टेज। कुछ खास नहीं है इसमें, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एकदम जो है एकदम सटीक सीधा यहां पर मैं लिख देता हूं, है ना। तो इट इज द वोल्टेज, इट इज द वोल्टेज, आप लोग भी लिख लीजिएगा और बाद में रिवीजन कर लेना। इट इज द वोल्टेज दैट appears across the contacts of circuit breaker during arcing period, है ना। आर्किंग पीरियड के दौरान जो वोल्टेज है ना, सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एट करंट जीरो, एट करंट जीरो, जब करंट जीरो हो गया, है ना, माने जहां पर करंट जीरो हो गया, है ना, तो वोल्टेज, द आर्क वोल्टेज, ये जो आर्क वोल्टेज है वो राइजेज रैपिडली, है ना, रैपिडली तुरंत बढ़ जाएगा टू पीक वैल्यू, अपना मैक्सिमम वैल्यू तक, उसके बाद फिर घट जाएगा पीक वैल्यू। बस यही आर्क वोल्टेज। ये समझ में आ गया। अब दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, रिकवरी वोल्टेज और ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज। बस दो ही को बता देते हैं, वीडियो काफी लॉन्ग हो गया, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो भी टर्म्स बचा हुआ है सब क्लियर कर देंगे। तो इतना दो को लिख लीजिए, ये समझ में आ गया ना। आर्क वोल्टेज क्या आता है, जब कॉन्टैक्ट अलग हुआ, आर्क बना, तो आर्क बनने के दौरान कितना वोल्टेज, वहां पर दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में कितना वोल्टेज, बस उसी को आर्क वोल्टेज बोलते हैं, कुछ खास नहीं है इसमें। अच्छा, है ना। हाँ, और ये वाला याद रखना, जब करंट जीरो हो जाता है तब वोल्टेज जो आर्क वोल्टेज वो अपना मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है, बस, है ना, बढ़ करके रैपिडली बढ़ जाता है और अचानक अपना पीक वैल्यू तक पहुंच जाता है। अब रिकवरी वोल्टेज और ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसको एकदम साफ सुथरा कॉपी में लिख लीजिए। तो हाँ दोस्तों, अब आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए, ये रिकवरी वोल्टेज क्या होता है और ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज क्या होता है। ये दोनों टॉपिक पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं, बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। देखिए क्यों कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूजन रहना भी बड़ी जायज है, इसमें दिक्कत होता है बच्चों को। ट्रांजिएंट ये तो बड़ी आसानी है, ये तो समझ में आ जाता है, ग्राफ देख करके आप लोग समझ जाइएगा, लेकिन इसको समझना थोड़ी दिक्कत होता है। लेकिन हम लोग आपको समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आपको एकदम अच्छा से समझा देंगे। देखिए नाम में पहले कि इसका नाम रिकवरी वोल्टेज क्यों पड़ा, सबसे पहला बात तो ये, जैसे एग्जाम में मान लेते रिकवरी वोल्टेज, डिफिनेशन भुला गए,
सब कुछ भुला गया, तो फिर समझना पड़ेगा रिकवरी वोल्टेज, रिकवरी रिकवरी रिकवरी, अच्छा रिकवरी वोल्टेज, रिकवर कर रहा है। तो रिकवरी वोल्टेज मतलब वो वोल्टेज है जिस पर मेरा जो सर्किट ब्रेकर क्या कर लेगा, या फिर जो मेरा पावर सप्लाई है वो अपना जो वोल्टेज उसका है सिस्टम का वोल्टेज वो रिकवर कर लेगा। फॉल्ट हुआ, करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो गया, करंट इंटरप्ट हो गया, सर्किट ब्रेकर अलग हो गया, मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स्ड कॉन्टैक्ट अलग हो गया, तो करंट जीरो हो गया। करंट जीरो होने के बाद अभी तो वोल्टेज बना ही हुआ है, तो हाई वोल्टेज अचानक से रैपिडली बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है, जिसको आर्क वोल्टेज बोलते हैं हम लोग, है ना। जब जैसे जैसे एज सून एज द कॉन्टैक्ट सर्किट ब्रेकर सेपरेटेड आर्क इज प्रोड्यूस्ड, है ना, आर्क बनता है ना। तो अचानक फिर बढ़ जाता है जब करंट जीरो हो जाता है। तो जब करंट जीरो हो गया, अचानक बढ़ गया, तो फिर घटना भी तो होगा ना। हाँ, तो जब वोल्टेज घटने लगता है तो वह समय जब वोल्टेज अपना रिकवर कर लेता है, अपना जितना वोल्टेज वो पहले आ रहा था सिस्टम का, उसको जब रिकवर कर लेता है, बस उसी वोल्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, रिकवरी वोल्टेज। सिंपल सा है। तो इट इज द वोल्टेज, लिखिए इट इज द, फिर समझा देंगे, इट इज द वोल्टेज, देखिए ये क्या है, ये एक एवरेज वोल्टेज है ना, इट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ, सॉरी इट इज द नॉर्मल एवरेज नॉर्मल आरएमएस voltage of it is the normal RMS voltage that appears across the contact of circuit breaker, contact of circuit breaker after final arc extinction. It is approximately equal to the system voltage. सिस्टम वोल्टेज। अब समझिए एकदम आसान शब्दों में कहा जा रहा है, ये इस पर ध्यान दे दीजिए। आरएमएस वैल्यू ये क्या है, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी ये मीन एवरेज वैल्यू है ना। तो मतलब ये मेरा रिकवरी वोल्टेज क्या होता है, रिकवरी वोल्टेज वो माने एवरेज वैल्यू होता है ना, वो एवरेज वैल्यू होता है जो वही सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस मतलब डेवलप होता है, उत्पन्न होता है। लेकिन कब, जब पूरा तरीके से आर्क बुझ गया। तो जब पूरा तरीके से आर्क कब बुझेगा, जब करंट जीरो हो जाएगा, करंट जीरो है। तो आफ्टर द फाइनल आर्क एक्सटिंक्शन, जब करंट जीरो हो गया है ना, जब सारा आर्क खत्म हो गया, जब सारा आर्क खत्म हो गया तो वोल्टेज भी अपने नॉर्मल स्थिति में आ ही जाएगा। तो नॉर्मल स्थिति में आ गया, तो अब वो जो नॉर्मल स्थिति में आ गया उसी वोल्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, रिकवरी वोल्टेज। लेकिन वो जो होता है वो हमारा सिस्टम वोल्टेज के ही अप्रोक्सीमेटली बराबर, मतलब जितना वोल्ट आ रहा था लगभग उतना वोल्ट के करीब आ ही जाता है। तो इसी को हम लोग रिकवरी वोल्टेज। जहां पर देखिए क्या बोले, आफ्टर फाइनल आर्क एक्सटिंक्शन, जहां पर फाइनल माने जहां पर मेरा सही में बुझ गया, ऐसा नहीं कि बुझ गया और कुछ देर बाद मेरा रिकवर होगा, ऐसा नहीं, जहां बुझ गया पूरी तरीके से वहीं से रिकवर होना शुरू हो जाता है। इसका ग्राफ अभी बताएंगे है ना इसके बाद। देखिए अब ये इसको समझिए, ट्रांजिएंट TRV, ट्रांजिएंट, इसको समझ, वो तो समझ के ये वाला समझ लीजिए, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज। इसमें भी रिकवरी वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, उस वर्ड का मतलब समझिए, इसका मतलब समझिए रिकवरी वोल्टेज। अच्छा यहाँ पर ट्रांजिएंट क्यों लिखा हुआ है, कुछ इस पर भी सर बताइए। वो तो समझ में आ गया रिकवरी वोल्टेज, यहां पर रिकवर कर लिया पूरी तरीके से आर्क बुझने के बाद। ट्रांजिएंट क्यों लिखा हुआ इसमें, ट्रांजिएंट का मतलब होता है दोस्तों क्षण, वो क्षण, ट्रांजिएंट का मतलब होता है वो क्षण है ना जहां पर मेरा रिकवर किया। ट्रांजिएंट यानी उस क्षण जहां पर रिकवर किया वोल्टेज को, वही हो गया मेरा ट्रांजिएंट वोल्टेज। तो कब, जब मेरा करंट इंटरप्शन टेक्स प्लेस, यानी जब करंट को रोक दिया, पूरा बाधित कर दिया। जो करंट देखिए फिक्स्ड कॉन्टैक्ट मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच में जो करंट जा रहा था, ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट FC, और ये मूविंग कॉन्टैक्ट MC के बीच में जो करंट का फ्लो हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा था है ना, तो उसको जस्ट बाधित कर दिया, यानी इसको आप फ्लो होने नहीं देगा है ना, जस्ट बाधित कर दो। जहां पर बाधित कर दिया, जहां पर करंट, इस वर्ड को याद रखें, मान लेते एग्जाम में MCQ में ये वाला वर्ड देख लीजिएगा, जहां पर करंट इंटरप्शन टेक्स प्लेस, जहां पर करंट इंटरप्शन वर्ड जहां देख लीजिएगा वहां आप मार दीजिएगा TRV, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज। तो जहां पर करंट, देखिए इसका ग्राफ, देखिए इसका ग्राफ में ही आपको बढ़िया समझ में आएगा। देखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, तो ये है करंट और
या ट्रांजिएंट का एक और मतलब होता है दोस्तों, या तो क्षण या तो अस्थायी यानी अस्थिर हो जाना, हड़बड़ा गया, है ना। जिस तरीके से मान लेते पाइप से हमें पानी कहीं पानी दे रहे हैं ना, बाड़ी वगैरह में कहीं खेती कर रहे या फिर कहीं सब्जी वगैरह उगा रहे तो वहां पानी दे रहे हैं ना पाइप से, है ना, पाइप में देंगे ना, पाइप से पानी दे रहे। आप मान लेते पाइप को आप दबा दीजिए, है ना, दबा दीजिए तो अंदर में क्या होगा, पानी अस्थिर हो जाएगा। अरे आराम से ज्यादा पानी का पार्टिकल सब आराम से जा रहा था पाइप में, आराम से जाता, अब वो क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, माने अस्थिर हो जाएगा, हड़बड़ा जाएगा, है ना, अंदर में थोड़ा हलचल मच जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, बस वही अस्थिरता, वही है रिकवरी वोल्टेज, है ना, अस्थिर रिकवरी वोल्टेज। जहां पर रिकवरी वोल्टेज अस्थिर हो गया है ना, उसके बाद में जाकर के फिर रिकवर हो जाएगा। तो यहां पर जैसे जैसे इस तरीके से दोस्तों है ना, इस तरीके से ये क्या है, वोल्टेज, सिस्टम वोल्टेज, ये क्या, करंट। देखिए ध्यान से, तो जब यहां पर देखिए करंट क्या हो गया, यहां पर करंट जीरो हो गया, तो ये क्या, फॉल्ट करंट है। क्या है, फॉल्ट करंट, फॉल्ट करंट। देखिए जब करंट बढ़ा, अब धीरे धीरे जब करंट जीरो हो गया, जहां पर करंट जीरो हो गया, ये देखिए यहां पर करंट जीरो हो गया, तो जहां करंट जीरो हो गया वहां मेरा जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम हो गया, अचानक से रैपिडली राइज, तो यहां पर करंट जो वोल्टेज वो मेरा मैक्सिमम हो गया, यहां पर मैक्सिमम हो, तो ये जो वोल्टेज है दोस्तों इसी को बोलते हैं TRV, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज। जहां पर एकदम माने अस्थिर हो गया, उसके बाद धीरे 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 ये क्या कर लिया, अपना जो एवरेज जो मेरा वोल्टेज आ रहा था, जो सिस्टम का एवरेज वोल्टेज था दोस्तों, देखिए उसको एकदम रिकवर थोड़ा थोड़ा करिए लिया है ना, थोड़ा थोड़ा रिकवर कर लिया। देखिए तो देखिए ये जो वोल्टेज है और यहां पर जो वोल्टेज है, देखिए ये वाला वोल्टेज और ये वाला वोल्टेज थोड़ा सा मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है, मतलब ये यहां पर क्या हो गया दोस्तों, रिकवर कर लिया, यहां पर क्या कर लिया, रिकवर कर लिया, रिकवरी, है ना, रिकवरी कर लिया। तो यहां पर क्या कर लिया दोस्तों, रिकवर कर लिया। तो यहां पर दोस्तों देखिए थोड़ा जूम कर लीजिए, यहां पर जिस पॉइंट पर मेरा सारा ये जो अस्थिर वाला जो ग्राफ था वो खत्म हो गया, है ना, जहां पर अनस्टेबल था वो सब जहां झिकझक खत्म हो गया, जहां से एकदम थोड़ा थोड़ा इस माने रिकवर माने एकदम नॉर्मल वोल्टेज की तरह हो गया, वो हो गया रिकवरी वोल्टेज। यहां पर क्या हो गया, रिकवरी वोल्टेज, और जहां अचानक से बढ़ गया वो हो गया ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज, वहां क्या हो जाएगा, ट्रांजिएंट, है ना, हलचल मच गया, प्रेशर बढ़ गया। तो जब चूंकि आप लोगों को पता है कि जब करंट बढ़ता है ना, तो वोल्टेज घटना पड़ेगा, पावर को कांस्टेंट रखना है ना, तो जब देखिए वोल्टेज करंट तो ये एकदम क्या बोलेंगे, लेकिन मैंने प्योर सर्किट ब्रेकर मैंने आदर्श आइडियल सर्किट ब्रेकर में ऐसा आता है कि जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे वोल्टेज घटेगा, लेकिन कोई भी चीज आइडियल नहीं ना होता है दुनिया में। तो देखिए पहले से वोल्टेज थोड़ा पहले से ही थोड़ा घटने शुरू हो गया था वोल्टेज, जबकि अभी तक करंट एकदम स्थिर जा रहा था, है ना। तो अब क्या हुआ, वोल्टेज देखिए जब करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज नीचे डाउन हो रहा है यानी घट रहा है, फिर जब करंट घट रहा है तब ये वोल्टेज फिर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है। अब करंट अभी पूरा अच्छा तरीके से जीरो हुआ नहीं, मतलब अब जैसे जीरो हुआ तैसे अभी भी वोल्टेज मैक्सिमम हो गया, जैसे करंट जीरो हुआ तैसे वोल्टेज मैक्सिमम हो गया, और वही मैक्सिमम वोल्टेज को TRV वोल्टेज, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर सिंपल से उसका डिफिनेशन जो है वो लिख देते, तो इट इज द वोल्टेज, इट इज द वोल्टेज दैट appears, आप लोग भी लिख लीजिए, across the contacts of circuit breaker it is the voltage that appears across the circuit breaker, across the contacts of circuit breaker at instant, at instant when the current interrupted, when the current interrupted interrupted, जब करंट को बाधित कर दिया गया, जब करंट को सर्किट ब्रेकर तोड़ दिया, है ना,
है ना, तोड़ दिया, तब उस वोल्टेज को हम लोग, तब मेरा सर्किट ब्रेकर का दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में कितना वोल्टेज, उसी को टीआरबी बोलते हैं। तो इट इज द वोल्टेज, ये वो वोल्टेज है व्हेन करंट इंटरप्शन टेक्स प्लेस, मतलब ये वो वोल्टेज है जब करंट इंटरप्शन टेक्स प्लेस, यानी जब ये कब होगा, जब करंट को बाधित कर देगा, यानी जीरो कर देगा, है ना, टेक्स प्लेस, तभी ये वाला माने क्या हो जाएगा, तभी ये वाला वोल्टेज होगा। देखिए जहां पर जीरो हो रहा है वहीं पर ये वाला वोल्टेज आ रहा है टीआरबी वहीं पर एकदम मैक्सिमम होगा। तो अब अगर मैं मान लेते सर्किट ब्रेकर मेरा अच्छा है, एकदम अच्छा है, एकदम उसका ब्रेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है, तो सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, प्रॉपर इंटरप्ट करेगा, यानी करंट को बहुत अच्छा तरीके से अलग कर देगा और अलग करके करंट को एकदम जीरो पहुंचा देगा। तो बाय प्रॉपर इंटरप्शन करंट रीचेज टू 0 एम्पियर। तो अगर अच्छा सर्किट ब्रेकर है दोस्तों, एकदम मस्त है ना, एकदम बेस्ट अच्छा कंपनी का है ब्रेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है, तो एकदम करंट को बहुत प्रॉपर तरीके से उसको इंटरप्ट करेगा, यानी उसका मैकेनिज्म बहुत अच्छा रहेगा, एकदम बहुत अच्छा तरीके से करंट को इंटरप्ट करेगा, ब्रेक आर्क को बुझाएगा और सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा था उसको एकदम अच्छा से बाधित करके करंट का वैल्यू को एकदम जीरो में पहुंचा देगा। ये हुआ अच्छा सर्किट ब्रेकर का पहचान। तो बस दोस्तों ये आज का वीडियो में हम लोग इतना ही बात करते, ज्यादा बात नहीं करते, है ना, नहीं तो आप लोग का माथा के ऊपर से पार होने लगेगा और बात तो सही है वीडियो भी काफी लॉन्ग होने लगा। तो अब बाकी का जो भी बचा हुआ है दोस्तों, वो मेकिंग करंट, ब्रेकिंग करंट, है ना, बाकी जो भी है सब टर्म्स वगैरह लगभग 6-7 को टर्म्स, वो सब कल का वीडियो में मैं आपको समझा दूं। पहले ये नहीं लिखे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, 1 2 3। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट वीडियो में, है ना। पार्ट 2 थंबनेल में थोड़ा बढ़िया से देख लीजिएगा, नीचे में पार्ट 2 लिखा रहेगा ना, उसके बाद ही क्लिक कीजिएगा, बाकी सेम टू सेम थंबनेल ऐसा ही रहेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया, कुछ समझने को मिला, सीखने को मिला, सर्किट ब्रेकर के बारे में जानने को मिला, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी और पर प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।